हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू तगड़ी क्लासेस। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में अपना 10th का सिलेबस स्टार्ट किया था और उसमें हमने सबसे पहले चैप्टर किया है हेरिडिटी। ठीक है, तो हेरिडिटी में हमने लास्ट लेक्चर में किया था कुछ मैंडल के बारे में। मैंडल्स के कुछ टॉपिक्स कर लिए हमने कवर। मैंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया, कौन से कैरेक्टर चूज किए। अब आज के लेक्चर में हम उसी लेक्चर को फॉरवर्ड लेते हुए चलते हैं, यानी कि आज की क्लास में हम करेंगे मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे उन कैरेक्टर्स को उसने यूज कैसे किया, कौन से उसने क्रॉसेस कराए, उन क्रॉस का रिजल्ट क्या निकला। और ये वाले अगर आपको क्रॉस आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी इसमें मैथ्स भी यूज होगी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के करना पड़ेगा। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्रॉस और कुछ मैंडल के लॉज। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। और अगले लेक्चर को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमने पिछले लेक्चर जो है उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे। ठीक है जी, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कराया था कि जो मेंडल है उसने एक पी प्लांट को चूज किया और पी प्लांट को चूज उसने क्यों किया था। ठीक है, तो मेंडल ने जो पी प्लांट को चूज किया था उसका जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन लगता है वो है कि मेंडल के पास एक पी प्लांट था जो कि 7 कैरेक्टर्स दिखाता था। यानी कि मेंडल ने जिस प्लांट को चूज किया वो पी प्लांट था। क्यों? क्योंकि इट हैज 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स। ठीक है, क्योंकि पी प्लांट के पास अपने ही अंदर खुद 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स थे। यानी कि अगर मेंडल को अलग अलग 7 पेड़ चुनने पड़ते उन कैरेक्टर्स की जीन्स के लिए, उसने क्या किया, उस एक पेड़ को चुन लिया जिसमें उसको सारे कैरेक्टर्स मिल गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें करना है कि भाई वो कैरेक्टर्स कौन से थे। ठीक है, कौन से कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने चूज किए हैं और उन कैरेक्टर्स में से भी कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर था और कौन सा कैरेक्टर बेटा रिसेसिव कैरेक्टर था। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बता देती हूँ कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा जो हमको मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में देखने को मिल रहा है, दैट इज डोमिनेंट। या इसको मैं दूसरे तरीके से अगर बोलूं तो डोमिनेंट क्या होगा कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं। ठीक है, 100 में से अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 100 के 100 लोगों का आई कलर देखना है। ठीक है, और उस आई कलर में से कौन सा आई कलर है जो डोमिनेंट होगा, तो सिंपल सी बात है 100 में से 80, 85 या 90 लोगों का जो आई कलर होगा वो ब्लैक होगा। तो ब्लैक क्या हो गया, ब्लैक आपका डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया या बेटा डोमिनेंट ट्रेट हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। रिसेसिव क्या, रिसेसिव उसके जस्ट अपोजिट, जो कम लोगों में मिलेगा वो आपका रिसेसिव ट्रेट होगा। ठीक है, एक दूसरे तरीके से पता कर सकते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट जो है ना वो, जैसे हमें पता है जीन्स क्या होती है, जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, जैसे मोस्ट ऑफ द आपने देखा होगा कि फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होता है, वाई के अंदर, मेल के अंदर XY क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम से। ठीक है, उसी तरीके से जो जीन्स होती है क्रोमोसोम के ऊपर होती है, तो जीन्स में बेटा पेयर में प्रेजेंट होती है हमेशा। ठीक है, तो जो पेयर में है सिर्फ तभी अपने आप को आउटशाइन कर पाएगा, वो रिसेसिव होगा। जैसे कि कोई एक बच्चा है क्लास में जो बहुत ज्यादा शांत बैठता है, वो सिर्फ जो उसका बेस्ट फ्रेंड है वो सिर्फ उससे बात करता है। ठीक है, तो वो जो सिर्फ पूरी क्लास में से सिर्फ जब उसका दोस्त है साथ में, वो पेयर है, वो सिर्फ तभी अपने आप को आउटशाइन कर पा रहा है। अगर जिस दिन उसका दोस्त एब्सेंट होगा, नहीं होगा, वो अकेले रह जाएगा, तो अपने आप को वो आउटशाइन नहीं कर पाएगा, दिखा ही नहीं पाएगा। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, अब डोमिनेंट कैरेक्टर की बात करें, डोमिनेंट क्या होगा, डोमिनेंट का मतलब है एक ऐसा बच्चा, अपनी क्लास है 40 बच्चों की क्लास है उसमें भी आउटशाइन कर रहा है, उसको कहीं बाहर लेके गए 100 लोगों के बीच में वहां भी आउटशाइन कर रहा है। तो ऐसा बच्चा जो हर जगह अपने आप को डोमिनेट कराएगा, दिखाएगा, वो होता है बेटा डोमिनेंट कैरेक्टर। तो आप लोग बताइए जरा, आप अपने आप को कैसा बच्चा समझते हैं, एक डोमिनेंट कैरेक्टर वाला या रिसेसिव कैरेक्टर वाला। ठीक है, तो हम लोग करते हैं इसके बाद कि जो उसने मेंडल ने पी प्लांट चूज किया उसमें जो कैरेक्टर्स थे बेटा वो कौन कौन से कैरेक्टर थे और उस कैरेक्टर का डोमिनेंट ट्रेट कौन सा, रिसेसिव ट्रेट कौन सा था। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर है बेटा प्लांट की हाइट। ठीक है, सबसे पहला कैरेक्टर था इसमें प्लांट की हाइट। कौन से प्लांट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, पी प्लांट की। और उसका हम बताएंगे साइंटिफिक नेम भी, हमने लास्ट क्लास में बताया था, क्या था उसका साइंटिफिक नेम, पाइसम सटाइवम, बिल्कुल सही। ठीक है, तो सबसे पहला ट्रेट हमने किया बेटा प्लांट की हाइट, जिसका ट्रेट डोमिनेंट है टॉल, यानी कि मैक्सिमम जो जगह है वो टॉल प्लांट मिलेगा। मैक्सिमम टॉल होता है, मिनिमम होगा ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब है बेटा स्मॉल।
ठीक है। दूसरा कैरेक्टर जो हमने लिया वो लिया सीड की शेप। सीड यानी जो मटर का दाना है, ठीक है, वो उसकी सीड है। मटर का दाना उस प्लांट का सीड है। तो सीड की शेप कैसी होगी? डोमिनेंट बेटा है राउंड यानी कि इस तरीके की, ठीक है, और रिसेसिव है बेटा रिंकल्ड यानी कि जो इस तरीके का थोड़ा सा दाना होता है। जो एग्जैक्ट राउंड होगा वो आपका डोमिनेंट ट्रेट है, ठीक है। थर्ड कैरेक्टर है बच्चे सीड का कलर। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे पर मैं बता देती हूं। सीड का कलर डोमिनेंट है बेटा येलो, ठीक है, और रिसेसिव है बच्चे ग्रीन, ठीक है, क्लियर। क्योंकि जो वाइल्ड पी है, जो नेचुरल हैबिटेट में पी उग रहा है, उसका जो सीड का कलर है वो येलो होता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि सीड का कलर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन यहाँ पर रिसेसिव है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगला जो कि है पॉड की शेप। पॉड क्या है? अब जो मटर का छिलका है उसको हम पॉड बोल रहे हैं, ठीक है। तो पॉड की शेप, पॉड की शेप यहां पर लिखते हैं फुल या फिर इन्फ्लेटेड, यानी कि जो बिल्कुल प्लेन सा छिलका होता है वो फुल या इन्फ्लेटेड होगा, ठीक है। और रिसेसिव कैरेक्टर है बेटा हमारा कंस्ट्रिक्टेड जो होगा। कंस्ट्रिक्टेड का मतलब है इस तरीके से जो होता है छिलका एक, वो कंस्ट्रिक्टेड में माना जाएगा, ठीक है। पांचवा कैरेक्टर बेटा पॉड का कलर, यानी कि वही मटर का जो छिलका है उसका कलर। उसका कलर यहाँ है ग्रीन, यानी ये आपको थोड़ा सा अपोजिटली याद करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ है ग्रीन और ये है यहाँ पर येलो, ठीक है जी, समझ आया। तो एक हमारा प्लांट की हाइट है, दो कैरेक्टर है सीड के, यानी सीड की शेप, सीड का कलर, ठीक है। दो कैरेक्टर है पॉड के, पॉड की शेप, पॉड का कलर, ठीक। इसके बाद अगला है सिक्स्थ जो कि है हमारा फ्लावर का कलर, ठीक है। फ्लावर का कलर, फ्लावर का कलर बेटा फ्लावर का कलर बेटा वॉयलेट है, डोमिनेंट, ठीक है, और वाइट है रिसेसिव, क्लियर। और द वेरी लास्ट कैरेक्टर वो भी फ्लावर का ही है, फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन एक में है एक्सियल और दूसरे में है बेटा टर्मिनल, ठीक है। एक्सियल मतलब आप ये समझो कि इस तरीके से अगर पेड़ है तो जो इधर साइड बाय साइड लग रहे हैं एक्सियल होंगे। टर्मिनल का मतलब अगर ये पेड़ है तो इधर लग जाना इस टर्मिनल। ये 7 कैरेक्टर्स थे, या मैं बोलूं ये 7 कैरेक्टर्स हैं बेटा, ठीक है। उनका डोमिनेंट ट्रेट है, उनका रिसेसिव ट्रेट है, जिसमें से एक आपका प्लांट की हाइट है, एक प्लांट की हाइट है, और जो बाकी 7 कैरेक्टर्स हैं वो आपके क्या हैं? ठीक है बेटा, ये 7 कैरेक्टर्स हैं। इन 7 कैरेक्टर्स में से एक प्लांट की हाइट हो गई, 2 सीड के कैरेक्टर्स हैं, 2 आपके पॉड के कैरेक्टर्स हैं, 2 आपके फ्लावर के कैरेक्टर्स हैं। तो ये सातों कैरेक्टर्स आपको याद करने हैं। कैरेक्टर के साथ साथ आपको इनका डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कैरेक्टर भी याद करना है, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज एक बार मैं यही बता देती हूँ कि जब भी हम क्रॉस करेंगे, जो भी हम क्रॉस करेंगे इस चैप्टर में, उसमें जो भी हम लेटर लेंगे, ठीक है, जो भी अल्फाबेट यूज करेंगे वो डोमिनेंट वाले करेंगे। मतलब कि टॉल के लिए कैपिटल टी, ठीक है। ड्वार्फ के लिए बेटा स्मॉल टी, एक ही लेटर यूज करेंगे ना, टी यूज करेंगे, इधर टी उधर डी यूज नहीं करेंगे, एक लेटर सेम लेटर टी यूज करेंगे। राउंड के लिए बेटा कैपिटल आर, रिंकल्ड के लिए बताइए
स्मॉल आर, वेरी गुड। येलो के लिए कैपिटल वाई, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, यस। फुल या इन्फ्लेटेड के लिए एफ, कंस्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल एफ, ग्रीन के लिए कैपिटल जी, येलो के लिए स्मॉल जी, ठीक है। वायलेट के लिए कैपिटल वी, व्हाइट के लिए स्मॉल वी, ठीक है। एक्सियल के लिए कैपिटल ए और टर्मिनल के लिए स्मॉल ए। इतनी चीज समझ आ गई है? ये क्लियर हुआ कि प्लांट की हाइट है, 2 सीड के हो गए, 2 पॉड के हो गए, 2 फ्लावर के हो गए। तो ये 7 कैरेक्टर्स थे जो पी प्लांट के अंदर थे और इसीलिए मैंडल ने इसको चूज किया था। अगर इतना याद लर्न हो जाता है और आपको अल्फाबेट यूज जो होंगे इसमें वो याद हो जाते हैं, तो इसके बाद हम अपना आगे स्टार्ट करते हैं, जो कि हम करेंगे क्रॉस, ठीक है, कि इनके क्रॉस किस तरीके से होंगे। इतना समझ आ गया बेटा? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्रॉस, जिस क्रॉस को हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। इस क्रॉस को हम लोग बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि मोनो वर्ड का मतलब होता है बेटा 1 कैरेक्टर। इस क्रॉस में हम खाली एक कैरेक्टर को लेकर जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये है 1 कैरेक्टर, ठीक है। और ये 1 कैरेक्टर हमने कौन सा लिया है? ये कैरेक्टर हमने लिया है प्लांट की हाइट, ठीक है, जिसके 2 ट्रेट हैं, दैट इज टॉल और डुआर्फ, टॉल एंड डुआर्फ, ठीक है। जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, टॉल को कैपिटल टी लेना है, डुआर्फ को स्मॉल टी लेना है। इतना क्लियर? इतना समझ आ गया? अब चलते हैं जरा स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में मैं लिख रही हूँ आपको सेम उसी सीक्वेंस में लिखनी है सारी चीजें, तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। सबसे पहले इधर लिखिए बेटा पेरेंट, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे हम पेरेंट। अब पेरेंट हमारे क्या क्या है? पेरेंट है हमारे टॉल, ठीक है, टॉल को क्रॉस कराया। दूसरा पेरेंट है हमारा डुआर्फ, ठीक है बेटा। अब लिखना है यहाँ पर गैमेट कि हम इनके अब लिखना है इनका जीनोटाइप, ठीक है। इनका जीनोटाइप क्या होगा? तो इनका जीनोटाइप होगा बेटा टॉल का कैपिटल टी, डॉर्फ का स्मॉल टी, ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखना है आगे हमें गैमेट क्या बनेंगे। जब भी गैमेट बनता है, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होनी होगी, तो जो भी जीन्स है, यानी जो जीन्स पेयर में है बेटा, वो सेपरेट आउट हो जाएंगी और हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमेशा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे जो वो है वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो ये बनेगा कैपिटल टी। हमेशा आप जो है गैमेट्स को सर्कल में डालेंगे, ठीक है। और ये बनेगा बेटा स्मॉल टी, ठीक है। इसको हम लोग जो है वो दूसरे कलर से लिखेंगे, वरना फिर कंफ्यूजन होगी। हमने टी किससे लिखा है? कैपिटल वाला टी येलो से लिखा है, तो कैपिटल टी, ठीक है। इस तरीके से गैमेट बन गया। और यहाँ पे बनना चाहिए था ये रेड कलर से, ठीक है जी। स्मॉल टी बनेगा रेड कलर से, ये बन गया स्मॉल टी, ठीक है। इस तरीके से क्या आ गए? इनके गैमेट्स आ गए। अब गैमेट के बाद करना होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने का क्या मतलब है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी फ्यूज होंगे। यहाँ पर ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी फ्यूज होंगे, ठीक है। फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा बेटा? कैपिटल टी आएगा एक साथ, यहाँ पर एक कैपिटल टी आएगा, इनके साथ आएगा एक स्मॉल टी, यहाँ पर एक स्मॉल टी, ठीक है। ये बन गया हमारा, जिसे हम बोलेंगे कि भाई ये आ गई आपकी F1 जनरेशन, ठीक है। ये आ गई F1 जनरेशन, जिसको हम बोलेंगे फिलाइल। F का मतलब बेटा फिलाइल 1, ठीक है। पहली जनरेशन हमारी आ गई। तो पहली जनरेशन जब आई तो मेंडल ने ये सोचा कि जब उसने पेरेंट 2 तरीके के लिए थे, एक टॉल एक डवार्फ,
ठीक है, एक टॉल एक ड्वार्फ लिया था पेरेंट, यानी कि जो उसने पेड़ लिए होंगे उनके बीज लिए होंगे, तो उसमें आधे टॉल वाले थे, आधे उनको मर्ज कराया उसने। लेकिन जो F1 जनरेशन आई, वो F1 जनरेशन पूरी दिखने में कैसी थी बेटा, टॉल। ठीक है, जो पहली जनरेशन आई सारी, वो पहली जनरेशन आई टॉल। तो यहाँ पर मैंडल को लगा कि जो दूसरा वाला ट्रेट था मेरा, यानी कि ड्वार्फ वाला जो ट्रेट था, उसको अभी ये सब तो नहीं पता लगा था, जीनोटाइप वगैरह देख के तो नहीं पता लगा, उसको क्या पता लगा कि जो मेरी पहली जनरेशन आई वो सारी टॉल आई, यानी कि जो ड्वार्फ वाला हमारा था, जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर चला गया, छोटे वाला पेड़ वाले जो सीड्स थे, उसने तो अपना कैरेक्टर शो ही नहीं करा, वो तो अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उसने किया इसी को दोबारा क्रॉस, यानी कि इसने क्या करवाया, अब इसने करवाया बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, जो हमारा रिजल्ट बना था दो तरीके के पेड़, अब इसने उन्हीं को क्या बना दिया है, पेरेंट बना दिया, इसने उन्हीं को बना दिया बेटा पेरेंट। ठीक है, यानी कि पेरेंट बनने के बाद अब हमारे पास पेरेंट थे कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब हमारे पास ये दो तरीके के पेरेंट थे। ठीक है, जब ये पेरेंट बने तो इनके भी गैमेट बनेंगे। ठीक है, ये पेरेंट बने तो इनके गैमेट बनेंगे, इनके गैमेट बेटा दो तरीके के बनेंगे, जैसे ऊपर दिख रहा है। ठीक है, इसका भी गैमेट क्या बनेगा, दो तरीके के बनेगा। कैसे, एक कैपिटल टी सर्कल में, कैपिटल टी सर्कल में, ठीक है, और दूसरा बनेगा इसका स्मॉल टी, क्योंकि ये तो अलग अलग है। ठीक है, वहां पर हमारे पास सेम टाइप ऑफ गैमेट्स बने थे, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ठीक है, इसके बाद इनका भी क्या होना चाहिए, इनका होगा, इसके बाद इनका होगा बेटा फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन यहाँ तो हम ऐसे या तो सीधे इस तरीके से क्रॉस करके करा लीजिए, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी क्योंकि चारों का हमें एक का कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये ना कराकर हम क्या कराएंगे, इसमें हम किस चीज की हेल्प लेंगे, इसमें बनाएंगे हम बेटा पुनेट स्क्वायर। ठीक है, फ्यूजन में ही या फर्टिलाइजेशन में हम बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर का क्या मतलब, उतने आपको कॉलम और उतने रोज बनाने हैं जितने आपके पास गैमेट है। ठीक है, तो पुनेट स्क्वायर की हेल्प से करेंगे। यहाँ पर आपको एक साइड ये वाले गैमेट्स लिखने हैं, एक साइड दूसरे वाले गैमेट्स लिखने हैं। ठीक है, जब गैमेट लिखेंगे तो लिख लीजिए इस तरफ कैपिटल टी, इस तरफ कैपिटल टी, इस तरफ स्मॉल टी, इस तरफ स्मॉल टी। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब हुआ क्या, जब हमें यहाँ फ्यूज करना है तो फ्यूज करते हुए देखो क्या करना है, यहाँ का गैमेट नीचे उतारना है, यहाँ का नहीं, ये गैमेट बन गया कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, फिर ये यहाँ पे लेना है कैपिटल टी और इसका गैमेट यहाँ से लेना है, इसका गैमेट यहाँ से लेना है कैपिटल टी स्मॉल टी। आगे बात समझे, सेम है, ये यहाँ लेना है स्मॉल टी और इसका ये इस तरफ लेना है कैपिटल टी। इस वाले ब्लॉक में आप बताइए क्या लिखेंगे जल्दी से, ये वाला गैमेट उतारिए, ये वाला गैमेट उतारिए, यानी कि स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये आया हमने पुनेट स्क्वायर से जो हमारा रिजल्ट आया। इसके बाद देखिए जो हमारी F2 जनरेशन बनी, जो हमारी F2 जनरेशन बनी यानी कि फिलाइल 2 वाली जनरेशन बनी, वो बनी बेटा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी दिखने में कैसा होगा, सबसे ऊपर जो पेरेंट बना था टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी कैसा होगा, ये भी बेटा टॉल होगा, F1 जनरेशन में बना था, ये भी बेटा टॉल होगा और ये होगा हमारा ड्वार्फ। ठीक है, तो यहां से मैंडल को पता चला कि जब उसने एक रिसेसिव ट्रेट को लिया था, वो कभी भी अपनी पहली जनरेशन में अपने आप को शो कर ही नहीं पाएगा, वो कभी भी अपनी पहली जनरेशन में नहीं दिखेगा, और अगर उसको फर्दर क्रॉस कराया जाता है तो वो जो है अपनी अगली जनरेशन में दिख सकता है, यानी कि सेकंड जनरेशन में दिखता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों के कुछ कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल नहीं होते हैं, बल्कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से रिजेंबल होते हैं। ठीक है, वो कैरेक्टर हो सकते हैं आपके बेटा रिसेसिव कैरेक्टर्स, कि आपके दोनों पेरेंट में से किसी के कैरेक्टर नहीं है, ग्रैंड पेरेंट के कैरेक्टर हैं, तो दोनों पेरेंट में रिसेसिव आए, फिर हमारे अंदर आके वो थोड़े से डोमिनेंट हुए या फिर एक साथ आ गए, पेयर में आ गए, तो वो रिसेसिव में आए। ठीक है, ये चीज समझ आई कि यहाँ पर जो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था बेटा वो सेकंड जनरेशन में आकर दिखा है।
ठीक है। अब अगर इसका हम बोलें कि भाई ये तो ठीक है, अब इसका कंक्लूजन बताइए कि हमने किया क्या है। तो जब इसका हम कंक्लूजन लिखेंगे, ठीक है, जब इसका कंक्लूजन लिखेंगे तो कंक्लूजन में हमें बताना होता है बेटा रेशियोज, ठीक है। कंक्लूजन में रेशियोज बताने होते हैं। मेरा अभी तक रिजल्ट आया है, ये हम यहाँ लिख लेते हैं, ये रिजल्ट आया है, ये दिखने में है टॉल, ये भी दिखने में है टॉल, ये भी दिखने में है टॉल, और ये है दिखने में ड्वार्फ, ठीक है। तो सबसे पहला रेशियो जो हमें निकालना है वो रेशियो है बेटा फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब है जो हमें एक्सटर्नली देख के पता चल रहा है, ठीक है, कि बाहर से क्या रेशियो, हमें बाहर से क्या देखने में पता चल रहा है। तो इसको हमें लिखना है कि आप बताइए टॉल कितने हैं और ड्वार्फ कितने हैं देखने में। अभी जो हम यानी कि ये वाली हमने जीनोटाइप नहीं देखा, हमें जीन्स हमने देखी नहीं कौन सी, 1 2 3, तो टॉल कितने हैं 3, ठीक है, ड्वार्फ कितना है 1। तो यहाँ पर हमारा बेटा फिनोटिपिक रेशियो आया है 3:1। क्लियर। इसके बाद आगे करते हैं, दूसरा हम करेंगे जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है बेटा। दूसरा है जीनोटिपिक रेशियो, यानी कि यहाँ पर हमें क्या देखना है, जेनेटिक मेकअप, यानी कि जीन्स इसके पास कौन कौन सी हैं या इंटरनली। तो जीन्स जब आप देख रहे हो तो ये वाली जीन है, जीन जब आप देख रहे हो तो एक कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये जेनेटिक में हमें ये देखना है, ठीक है, जीनोटाइप में ये देखना है। तो जीनोटिपिक रेशियो बताना है कैपिटल टी कितना है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है, और स्मॉल टी कितना है। क्लियर। कैपिटल टी बताओ कितना अपने पास 1, वेरी गुड। कैपिटल टी स्मॉल टी बताइए कितने हैं बेटा, 2 हैं, बहुत बढ़िया, और स्मॉल टी है 1, ठीक है। तो ये जो रेशियोज हमारे आए हैं फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, मेजरली ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, जैसे हमने टॉल और ड्वार्फ का किया बेटा, आप किसी का भी कर सकते हैं या किसी का भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल राउंड और रिंकल का आ गया, येलो ग्रीन का आ गया, ग्रीन येलो का आ गया। तो आपको क्या कर देना है, सिर्फ ये जो अल्फाबेट दिए हुए हमने, ठीक है, यहाँ पे टॉल के लिए टॉल और ड्वार्फ के लिए टॉल डोमिनेंट था तो हमने टी लिया है, उसी तरह से राउंड रिंकल्ड के लिए राउंड डोमिनेंट, तो आप आर ले लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ आपको अल्फाबेट चेंज करने हैं, बाकी सारा रिजल्ट एज इट इज सब चीजें सेम होंगी। क्लियर है, इतना ठीक है। अब इसके बाद जब ये किया हमने तो यहां से मेंडल को लॉ मिला, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। मेंडल को सबसे पहला लॉ मिला अपना इस क्रॉस से, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से जो लॉ मिला है वो है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सबसे पहला लॉ मिला मेंडल को, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद लिखेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब था अकॉर्डिंग टू मेंडल, भले ही जो है आप पेरेंट में डोमिनेंट ट्रेट भी लो और रिसेसिव ट्रेट भी लो, ठीक है, पेरेंट में आप दोनों तरीके के ट्रेट लो, लेकिन जो हमारी F1 जनरेशन होगी, जैसे हमने अभी क्रॉस किया, जो F1 जनरेशन होगी वो कैसी आई थी बेटा, टॉल, बिल्कुल सही। जो F1 जनरेशन आई वो हमारी, वो हमेशा अपने डोमिनेंट पेरेंट को ही रिजेंबल करेगी, रिजेंबल मतलब डोमिनेंट पेरेंट के जैसे ही रहेगी। क्लियर है, ये मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इजीएस्ट लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और मीनिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मेंडल, या अकॉर्डिंग टू जो फर्स्ट लॉ हुआ मेंडल का, अकॉर्डिंग टू मेंडल द F1 जनरेशन, ठीक है, जो पहली जनरेशन होगी, विल ऑलवेज रिजेंबल टू इट्स, किसको रिजेंबल करेगा अभी बताया था हमने, टू इट्स डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है। वो बेटा हमेशा अपने डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करेगा।
जैसे कि डोमिनेंट जो हमने ट्रेट करा, टॉल ड्वार्फ में टॉल को करेगा, राउंड रिंकल में राउंड को करेगा, येलो ग्रीन में येलो को करेगा। तो जो डोमिनेंट वाले ट्रेट है हमेशा जो पहली जनरेशन आएगी वो इसी तरीके से आएगी, और ये आपका पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस था। ठीक है, दूसरा लॉ भी यही कर लेते हैं। दूसरा लॉ है बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन वर्ड का मतलब मैं लिखवा देती हूँ, सबसे पहले लिख लो थोड़ा सा कि सेग्रीगेशन का मतलब है बेटा सेपरेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन का मतलब हो गया आपका सेपरेशन। अगर इसका मतलब सेपरेशन है तो सेग्रीगेशन को मतलब सेपरेट हो रहा होगा कुछ। ठीक है, इसका मतलब है जब हमने जीन्स की थी तो कैपिटल थी, इधर स्मॉल टी थी। ठीक है, और जब दूसरा F2 जनरेशन जब बनाने वाले थे तो कैपिटल टी स्मॉल टी थी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल थी। ठीक है, लेकिन जब हम गैमेट बना रहे थे तो हमने क्या किया था, इनको सेपरेट हाफ कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, है ना। तो वही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि जीन्स जो है या कैरेक्टर्स जो है पेयर में होते हैं। यहाँ पर हम जीन्स की बात करेंगे कि जो जीन्स होती है वो बेटा हमेशा पेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन जब भी हमें गैमेट बनाना है या हमें सेल डिवाइड करना है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर है, ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसको भी इजी लैंग्वेज में लिख लीजिए जरा। अकॉर्डिंग टू मेंडल, ठीक है, जीन्स अकर्स इन पेयर्स। जीन्स जो है वो हमेशा पेयर में ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पर और गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पर, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन और गैमेट फॉर्मेशन दे सेपरेट, दे मतलब जीन्स, ठीक है, दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो जो है एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर है, इतना ठीक है। 2 लॉ हो गए हैं मेंडल के, कैरेक्टर्स कर लिए हमने इस क्लास में और मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिया है। ठीक है बेटा, तब तक इसी को आप लोग रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, और साथ के साथ अगर क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं भूलेंगे। रिवीजन करते रहिए बस जो भी आप लेक्चर में पढ़ रहे हैं साथ साथ। ठीक है बेटा, तो कीप लर्निंग, रिवाइजिंग एंड इवॉल्विंग। थैंक यू।